Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, we will learn about vouching of cash transaction in detail. इससे पहले मैंने vouching की बेसिक की वीडियो अपलोड करी अपने इस चैनल पे. उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं. आज की वीडियो में हम डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक दोनों को अच्छे से कवर करने वाले हैं. वीडियो अगर पसंद आए ना तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. चलो फिर देखो, सबसे पहले कवर करेंगे हम कैश रिसिट को यानी डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक को, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक. ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट कैश इन हैंड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. जो हमारे फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कैश इन हैंड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक को. इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस शीट होगा उससे वेरीफाई करेंगे, मतलब उस बैलेंस से वेरीफाई करेंगे कि दोनों टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है. नेक्स्ट है हमारा कैश रिसीट फ्रॉम द डेटर. तो जो हम डेटर से कैश रिसीव करते हैं, मतलब डेटर से जो हमारे पैसे आते हैं, उन पैसों को वेरीफाई करते समय कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होता है. वो क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले जो कार्बन कॉपी और काउंटर फॉइल होता है ना कैश रिसिट बुक का, उसको हम चेक करते हैं. अब यहाँ पे कुछ लोग नहीं जानते हो कि काउंटर फॉइल क्या होता है. तो काउंटर फॉइल का मतलब होता है कि जैसे आप चेकबुक इशू करते हो तो उसका एक पार्ट आपके पास होता है, एक आप किसी को इशू करते हो. आप किसी को रिसिट देते हो तो एक पार्ट आपके पास होता है, एक पार्ट आप किसी और को देते हो. तो आपके पास जो कॉपी रहती है ना उसको हम बोलते हैं काउंटर फॉइल. तो वो जो काउंटर फॉइल है, जो भी आपने कैश रिसिट दिया है, ऑब्वियस सी बात है पैसे आए होंगे तो आपने कुछ रिसिट दिया होगा रिसीविंग का, तो वो रिसिट का जो कार्बन कॉपी होगा या जो काउंटर फॉइल होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा. देन देखा जाएगा कि जो कैश रिसिट्स हैं वो सीरियली नंबर्ड तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि बीच में से कोई गायब है, ये भी देखा जाएगा. नेक्स्ट क्या देखा जाएगा? कैश रिसीव्ड शुड बी एंटर्ड ऑन द सेम डेट व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड. जिस दिन कैश रिसीव किया गया ना डेटर से, उसी दिन उसकी एंट्री हुई है कि नहीं, सेम डेट में एंट्री हुई है कि नहीं, ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है. अगर कस्टमर को किसी तरीके का डिस्काउंट अलाउ किया गया है तो ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के द्वारा ऑथराइज था या नहीं. जो भी डिस्काउंट अलाउ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे ना, उन्होंने इसको ऑथराइज किया है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेंगे. देन आफ्टर कॉरेस्पॉन्डेंस विद कस्टमर एंड लेजर अकाउंट शुड बी टैलिड. मतलब हम कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे, रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे, ओरल कम्युनिकेशन करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ उन्होंने कितने पैसे दिए, किस डेट में दिए, सब कुछ कंफर्म करेंगे. और इस कंफर्मेशन के बेसिस पे हम लेजर अकाउंट को चेक करेंगे और देखेंगे कि दोनों इंफॉर्मेशन हमारा टैली कर रहा है या नहीं. देखो, हम लोग वाउचिंग ऑफ कैश बुक पढ़ रहे हैं, तो जब कैश की बात आती है ना और उसके वाउचिंग की बात आती है ना, तो ऑडिटर के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि कैश के मैटर में बहुत सारे मिस एप्रोप्रिएशन देखने को मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में. तो देखो, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जिन मेथड्स को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश को मिस एप्रोप्रिएट किया जा सकता है. तो जिसमें फर्स्ट क्या हो सकता है कि कस्टमर से वहां पे ना लोग कैश रिसीव कर लें लेकिन उसको बुक में ना रिकॉर्ड ना करें, या फिर उसको कस्टमर को कैश रिसिट इशू ना करें, ये हो सकता है. या फिर क्या किया जा सकता है कि कैश रिसिट तो इशू किया जाएगा लेकिन जिस अमाउंट का करना चाहिए ना उससे कम का किया जाएगा. सपोज कस्टमर ने 10,000 रुपए दिए हैं और उसके रिगार्डिंग 8,000 रुपए की रिसिट उनको इशू की गई है. या फिर टीमिंग एंड लेडिंग मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है. टीमिंग एंड लेडिंग मेथड में क्या होता है? द कैश रिसीव्ड फ्रॉम एनी कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड द कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेम कस्टमर एट अ लेटर इंस्टेंस और अनदर कस्टमर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड सो ऑन. अब क्या यहाँ पे होता है ना, सपोज करो कि आपके 3 कस्टमर हैं, ए, बी एंड सी. कस्टमर ए ने आपके पास 10,000 रुपए दिए. अब क्या करेगा? जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा जो रिसीव कर रहा है 10,000 रुपए, वो अपने जेब में रख लेगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं करेगा. कस्टमर बी आया, उसने भी कुछ 10-15 हजार रुपए दिए. 10,000 रुपए वो ए के नाम पे बुक में एंट्री कर देगा, 5,000 रुपए वो बी के नाम पे एंट्री कर देगा. फिर कस्टमर सी आया, सी 10,000 रुपए दिया, अब वो बचा 5,000 रुपए बी के नाम पे एंटर कर देगा और सी के नाम पे 5,000 रुपए एंटर कर देगा. इस तरीके से स्मॉल अमाउंट के कुछ अमाउंट को इस तरीके से मैनिपुलेट करके वो मेंटेन करते रहता है कैश के बैलेंस को, और छोटे छोटे इंटरवल पे चाहता है कि किसी तरीके से हम हैंडल कर लें और जो कैश है उसको इशू भी ना करें और अपने जेब में हम रख लें. ठीक है. या फिर अगर मान लो सी का जो 5,000 का बैलेंस है, अब ए दूसरा इंस्टॉलमेंट आकर के देगा तो उसमें से कुछ सी के नाम पे रजिस्टर कर देगा पैसा, ए को एंटर नहीं करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में. इस तरीके से करके
इस मेथड को इस्तेमाल करके कैश को मिस अप्रोप्रिएट किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जिसको हम बोलते हैं टीनिंग एंड लैडिंग मेथड। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन बाय अदर। आपने लोन दिया, उस लोन का पेमेंट आ रहा है, उसको आप रिसीव कर रहे हो, तो कुछ पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑडिटर जाता है तो वो देखता है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसका कैलकुलेशन सही तरीके से किया गया है कि नहीं, और साथ साथ जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है कि नहीं, ये चेक करता है। और अगर जो भी इंटरेस्ट अगर आ रहा है वो डायरेक्टली बैंक के अंदर चला जा रहा है, पार्टी बैंक के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे रही है, तो बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाता है। और अगर आपने कैश रिसीव किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कैश रिसीव करोगे तो उनको रिसिट इशू करोगे, तो उस रिसिट इशू करने का जो आपका काउंटर फोलियो होगा ना, उसको चेक किया जाएगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे कार्बन कॉपी या काउंटर फॉइल नहीं जानते होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप चेक इशू करते हैं तो उसका एक पार्ट आपके पास होता है और एक पार्ट आप किसी को इशू करते हो। अगर आप बिल बनाते हो तो एक पार्ट आपके पास होता है, दूसरा पार्ट सामने वाले को देते हो। तो वही जो आपका पार्ट जो आपके पास रिमेनिंग है ना, उसको हम काउंटर फॉइल बोलते हैं। तो कार्बन कॉपी या जो काउंटर फॉइल होगी, अगर आपने कैश रिसीव किया होगा तो आपने रिसिट इशू किया होगा, उसका जो काउंटर फॉइल होगा उसको चेक किया जाएगा। उसके बाद ऑडिटर ये इंश्योर करने की कोशिश करेगा कि इनकम टैक्स रूल का वायलेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि इनकम टैक्स रूल कहती है कि अगर लोन का पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो तो 20,000 से ज्यादा का पैसा आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते। अगर 20,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो आप उसको चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, आरटीजीएस या फिर किसी अदर बैंकिंग माध्यम से रिसीव कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रेंट रिसीवेबल। तो अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को रेंट रिसीव हो रहा है, तो इसको कैसे वाउच करेगा आपका ऑडिटर? तो भाई सबसे पहले ऑडिटर बोलेगा रेंटल एग्रीमेंट लाओ। अगर आपने रेंट पे दे रखा है तो उससे रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ होगा, किसको रेंट पे दिया है, कितने में दिया है, कितने डेट तक दिया है, वो एग्रीमेंट में लिखा होगा, उसको ऑडिटर चेक करेगा। अगर लीज पे दिया है तो लीज डीड को चेक करेगा। अगर इन केस वेयर द रेंटल इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो मोर देन वन प्रॉपर्टी है, तो सबसे आपको रेंट आ रहा होगा, तो सभी का सेपरेट अकाउंट होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टी का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, ये भी ऑडिटर देखेगा। फिर ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि सारे 12 महीने का, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो पूरे साल का ऑडिट हो रहा है, तो पूरे 12 मंथ्स का आपने रेंट रिसीव किया है या नहीं। नेक्स्ट क्या चेक करेगा कि जो अमाउंट रेंट का है उसको वेरीफाई करेगा कि जो रेंट डीड में अमाउंट लिखा गया है वही रेंट आप रिसीव कर रहे हैं या नहीं। इफ टीडीएस इज डिडक्टेड बाय द पार्टी, देयर शुड बी प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ टीडीएस। अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है पार्टी के द्वारा, तो उसका जो अकाउंटिंग किया गया है टीडीएस के रिगार्डिंग, डिडक्शन के रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग की गई है वो प्रॉपर की गई है कि नहीं, ये चेक करेगा ऑडिटर। नेक्स्ट क्या देखेगा? सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है उसको आपने सेल किया है तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर किन किन पॉइंट को कंसिडर करेगा? तो सबसे पहले बैंक के स्टेटमेंट को चेक करेगा। अगर सेल प्रोसीड हुआ है और वो डायरेक्टली पैसे आपके बैंक अकाउंट में आए हैं तो बैंक स्टेटमेंट को चेक करेगा। अगर ब्रोकर के माध्यम से ये सेल प्रोसीड हुआ है तो ब्रोकर के कमीशन को चेक करेगा, ब्रोकर के नोट को चेक करेगा। देन आफ्टर टू इंश्योर सेपरेट अकाउंटिंग इज बीन डन फॉर कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट। अगर कैपिटल नेचर के रिसिट्स हुए हैं तो कैपिटल अकाउंट में डाला गया है कि नहीं, रेवेन्यू नेचर के हैं तो रेवेन्यू में डाला गया है कि नहीं, इसको बड़े अच्छे से ऑडिटर चेक करेगा। नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन। भाई कोई भी बिजनेस है तो वो सब्सक्रिप्शन देते हैं, जैसे क्लब्स वगैरह के, इन सब चीजों के वो सब्सक्रिप्शन इशू करते हैं। तो अगर सब्सक्रिप्शन से आपको कुछ पैसे रिसीव हुए हैं तो उनको कैसे ऑडिटर चेक करेगा? देखो, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रजिस्टर देखेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि आपने कितने कितने सब्सक्रिप्शन इशू किए हुए हैं, और वेरिफिकेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंड द सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। इस ईयर में कितने सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं और कितने रिसीवेबल हैं उनको चेक करेगा। और अगर जो रिसीव हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपने सब्सक्रिप्शन दिया है किसी को तो आपके पास पैसे आए होंगे, तो आपने रिसिट इशू किया होगा तो उसका काउंटर फॉइल आपके पास होगा, उसको चेक करेगा ऑडिटर कि आपने अगर रिसिट इशू किया है तो उसका आपके पास काउंटर फॉइल है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है? सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है, आप उसको सेल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उससे आपको पैसे आएंगे। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट कंसिडर करेगा हमारा ऑडिटर? तो सबसे पहले ऑडिटर
बोर्ड मीटिंग के माइन्यूट को चेक करेगा कि यहाँ पे मीटिंग में सेल्स के रिगार्डिंग कुछ बात हुई है कि नहीं हुई है। नेक्स्ट क्या चेक करेगा, सेल के एग्रीमेंट को चेक करेगा कि सेल के एग्रीमेंट में कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से कंडीशंस वगैरह हैं, इन सबको अच्छे से देखेगा, कितने में हुआ, किसके साथ हुआ, किस डेट में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेगा, अगर किसी एजेंट के थ्रू ये सेल हुआ है, मतलब एजेंट भी इन्वॉल्व है, तो एजेंट के अकाउंट को वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट, फिक्स एसेट को सेल करने में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है कि नहीं, ये देखेगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग ऑथराइजेशन था या नहीं, मतलब कि जो फिक्स एसेट की सेल्स हुई उसका ऑथराइजेशन था या नहीं था। नेक्स्ट क्या है, सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट्स शुड बी क्रेडिटेड टू द फिक्स एसेट्स अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। जो सेल्स प्रोसीड हुआ है फिक्स एसेट्स का, उसको आपने यानी कि बिजनेस ने अच्छे तरीके से फिक्स एसेट अकाउंट में क्रेडिट किया है कि नहीं, सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद। कौन से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद, जो सेल में जितने भी एक्सपेंसेस लगे सेल को प्रोसीड करने में, उन सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद फिक्स एसेट्स में क्रेडिट किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अगर बिजनेस को कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, उसके रिगार्डिंग कैसे ऑडिटर इसको कंसिडर करेगा, तो सबसे पहले ऑडिटर वेरीफाई करेगा डिविडेंड वारंट लेटर को। ऑब्वियस सी बात है, डिविडेंड वारंट लेटर क्या होता है कि ऑर्डर, मतलब आपने किसी कंपनी से डिविडेंड रिसीव करना है, तो वो ऑर्डर लेटर होता है कि हाँ भाई हम आपको इतना डिविडेंड हर साल देंगे। तो वो लेटर जो होगा ना, उसको चेक करेगा ऑडिटर कि वारंट में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, कितने का आपको डिविडेंड रिसीव होगा, इन सबको चेक करता है। साथ ही साथ वो क्या करता है, कवर लेटर को चेक करता है, अगर आपका जो डिविडेंड है वो चेक के माध्यम से आया है तो। और अगर मान लीजिए आपका डिविडेंड डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, तो बैंक के स्टेटमेंट को चेक करता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कैन बी वाउच्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी शेड्यूल्स। अगर आपके सिक्योरिटी से आपको किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट आया है, तो वो चेक करेगा कि आपकी सिक्योरिटी शेड्यूल के माध्यम से कि ये सिक्योरिटी आपके शेड्यूल में थी या नहीं थी, आपके सिक्योरिटी शेड्यूल में थी या नहीं थी। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अगर आपको इंटरेस्ट किससे रिसीव हुआ है, फिक्स डिपॉजिट से रिसीव हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू इसको वेरीफाई किया जाएगा और टीडीएस सर्टिफिकेट से इसको वेरीफाई किया जाएगा कि आपने रिसीव किया है वही अमाउंट या नहीं। Interest received from outsider to whom company has granted loan could be verified from the statement of account of party along with TDS certificate. अगर इंटरेस्ट किसी आउटसाइडर से आपको मिल रहा है, आउटसाइडर मतलब कोई इंडिविजुअल, आउटसाइडर थर्ड पार्टी जिसको कंपनी ने लोन दिया है, ठीक है, तो उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, पार्टी ने अगर आपके अकाउंट में पैसे दिए हैं तो आपका जो स्टेटमेंट है उसको चेक किया जाएगा, साथ साथ टीडीएस सर्टिफिकेट को भी चेक किया जाएगा। अब अगर इंटरेस्ट अकर्ड हो चुके हैं, एक्रूड इंटरेस्ट है लेकिन अभी ड्यू है, मतलब आपने इंटरेस्ट इनकर किया है लेकिन अभी उसका पेमेंट आया नहीं है, इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस होंगे उनको भी ऑडिटर चेक करेगा कि कंपनी के अंदर इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। All interest received and accrued should be properly accounted for in the books of account. जितने भी इंटरेस्ट रिसीव हुए हैं या इन फ्यूचर रिसीव होंगे जो accrued हो चुके हैं, उनकी अकाउंटिंग सही तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में की गई है कि नहीं, इस बात को इंश्योर करेगा हमारा ऑडिटर। नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीव्ड। कमीशन, अगर किसी तरीके से आपको कमीशन आया है किसी सेल के रिगार्डिंग या किसी भी तरीके से आपको कमीशन आया है, तो जो ऑब्वियस ही बात है कि कमीशन आपको रिसीव हुआ है तो वो भी हमारे रिसिप्ट साइड में ही होगा। तो देखिए इसको कैसे चेक करता है हमारा ऑडिटर, तो वेरिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द कमीशन इज रिसीव्ड। किसी भी चीज के लिए आपको कमीशन रिसीव हुआ होगा तो कमीशन तभी रिसीव हुआ होगा जब आप एग्रीमेंट में आए होंगे, तो उस एग्रीमेंट को चेक करेगा कि कौन से एग्रीमेंट के रिगार्डिंग आपको ये कमीशन रिसीव हुआ है, और जो भी कमीशन आपको रिसीव हुआ है उसका कैलकुलेशन करेगा कि जो टोटल रिसीवेबल कमीशन है उसका कैलकुलेशन सही तरीके से किया गया है कि नहीं, और ये जो कमीशन आपने रिसीव किया है उसको वेरीफाई करेगा विद द हेल्प ऑफ काउंटरफॉइल, बैंक स्टेटमेंट, कैश रिसिट्स एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जो भी कमीशन रिसीव हुआ है तो आपने रिसीव किया है तो आपने उसके रिगार्डिंग रिसिट दिया होगा तो आपके पास काउंटरफॉइल होगा, उसको चेक करेगा। या फिर अगर बैंक में डायरेक्टली आया है
तो बैंक स्टेटमेंट में आपका पता चल जाएगा, वहां से चेक करेगा, हर तरीके से वो वेरीफाई कर लेता है कि आपने कमीशन रिसीव किया है जितना करना चाहिए था या नहीं. एंड द प्रोविजन फॉर कमीशन रिसीवेबल शुड बी राइटली अकाउंटेड फॉर इन द बैंक ऑफ अकाउंट. जो भी प्रोविजन है कंपनी के कमीशन रिसीवेबल के रिगार्डिंग, उसको सही तरीके से यूज किया गया है या नहीं किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के दौरान. नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीवेबल ऑन सेल्स ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम सेल्स अकाउंट. अगर आपने सेल्स ऑफ गुड जो कंसाइनमेंट पे सेल किया है उससे रिलेटेड अगर आपका कमीशन रिसीव हुआ है तो उसको वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर सेल्स अकाउंट को वेरीफाई करता है कि सेम अमाउंट देखा जा रहा है दोनों जगहों पे या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ऑन हायर परचेज सेल. हायर परचेज सेल करते हो तो उससे जो आपको इंस्टॉलमेंट मिलते हैं, आई होप आप लोग हायर परचेज जानते होंगे. अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हायर परचेज क्या होता है. तो हायर परचेज में जो सेल होता है उससे रिलेटेड जो इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है उससे रिलेटेड हमारा ऑडिटर क्या क्या पॉइंट कंसिडर करता है. देखिए, सबसे पहले वो हायर परचेज के एग्रीमेंट को अच्छे से स्टडी करता है कि इस हायर परचेज सेल में कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पार्टी कौन है, कौन से डेट में दिया गया है, इन सबको वो अच्छे से चेक करता है. नेक्स्ट क्या करता है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को अलग करता है ना, और दोनों पे अकाउंट को सेपरेटली देखता है कि दोनों कितना प्रिंसिपल अमाउंट आया और उससे कितना इंटरेस्ट आया. दोनों को अलग करके चेक करता है और दोनों के अकाउंट को अच्छे से सेपरेटली चेक करता है. नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑन हायर परचेज शुड बी ड्यूली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. अब हायर परचेज सेल से जो प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट रिसीव हुआ हमें, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये देख रहा है ऑडिटर हमारा कि उसका कैलकुलेशन इंस्टॉलमेंट जो पूरे साल आ रहा है उसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए उस बेसिस पे कैलकुलेशन किया गया है कि नहीं, जितने भी इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रहे हैं पूरे साल के दौरान उसके बेसिस पे इसका कैलकुलेशन हुआ है प्रॉफिट का या नहीं हुआ है. इस चीज को हमारा ऑडिटर वेरीफाई करता है बड़े ही अच्छे से. देखिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट को, यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक को. यहाँ पे आपको वो सारे आइटम देखने को मिलेंगे जो आप पेमेंट करते हो, मतलब बिजनेस जो भी पेमेंट्स करती है, लाइक क्रेडिटर को पेमेंट करती है, वेरियस एक्सपेंसेस को पे करती है कैश में, उन सारे चीजों को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रेडिट साइड के अंदर. तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस. तो कैश बुक में कभी भी कैश का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि क्रेडिट साइड में देखने का मतलब कि कंपनी का जो कैश है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए उधर नहीं दिखाई देता. लेकिन जो क्रेडिट बैंक बैलेंस होता है ना, वहां पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट. जो बैंक से आपको सैंक्शन होता है ना, वो बेसिकली आपको क्रेडिट साइड पे दिखाई देता है. नेक्स्ट क्या है आपका, पेमेंट टू क्रेडिटर. इसको कैसे ऑडिटर वेरीफाई करेगा, तो सबसे पहले आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया होगा तो क्रेडिटर ने आपको रिसिट इशू किया होगा. उस रिसिट को ऑडिटर सबसे पहले वेरीफाई करेगा कि आपने पेमेंट हुआ करा है या नहीं करा है, ये चेक करने के लिए. अगर आपने किसी क्रेडिटर का जो पेमेंट है वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया है, मतलब उनका खाता बंद कर दिया है करीब करीब, और अगर कोई बैलेंस लेजर अकाउंट में दिखाई दे रहा है तो उस बैलेंस को हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. मतलब कि ये पैसा जो बचा हुआ है ना, वो हमें क्रेडिटर के तरफ से डिस्काउंट दिया गया है, तो उसको हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट करके शो करेंगे. ये चीज ऑडिटर चेक करेगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है. इफ एनी एडवांस पेमेंट इज मेड टू क्रेडिटर दैट शुड बी क्लियरली मेंशन. अगर आपने कोई भी एडवांस पेमेंट किया है क्रेडिटर को तो वो आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना होगा. ऑडिटर इसको बहुत अच्छे से वेरीफाई करता है. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ क्रेडिटर, आपके ऑडिटर से रिलेटेड जो अकाउंट बनाया गया होगा उसके स्टेटमेंट को ऑडिटर आपका बहुत अच्छे से चेक करेगा कि आपके क्रेडिटर का अकाउंट कैसा है, क्या क्या उसमें आपने मेंशन कर रखा है, उसको अच्छे से चेक करेगा. नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ सैलरी. जो आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हैं उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स कंसिडर करेगा हमारा ऑडिटर, वो क्या क्या है. तो सबसे पहले वो इस चीज पर डिपेंड करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे. मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के क्या क्या फीचर होना चाहिए, कैसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, और इंटरनल कंट्रोल की एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है, वहां पे आप उसको देख सकते हैं. उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे बेसिकली ऑडिटर डिपेंड करता है
है ना, और उसी हिसाब से वहां का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं ये चेक करने के बाद ही वो अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाता है कि किस तरीके से उसको ऑडिट परफॉर्म करना है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करता है ऑडिटर, क्या चेक करता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड को चेक करता है एम्प्लॉय के, और सैलरी रजिस्टर को चेक करता है, मतलब एम्प्लॉय उस दिन आए थे कि नहीं जिस दिन की उनको सैलरी मिली है। बेसिकली ये उनका मोटिव होता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड को चेक करना और सैलरी रजिस्टर दोनों को एक साथ चेक करने का मतलब। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आए हैं तो उनका अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया जाता है कि उनको कितने सैलरी पे उनको अपॉइंट किया गया है, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया जाता है। उसके बाद कंपेयर किया जाता है करंट मंथली सैलरी विथ लास्ट मंथ सैलरी को, कि ऐसा तो नहीं है कि किसी तरीके का कोई एबनॉर्मल चेंज दिख रहा है अकाउंट के अंदर, कुछ अमाउंट जो है वो ऊपर नीचे ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा होता है तो क्यों हो रहा है इसको वेरीफाई करने की कोशिश करता है हमारा ऑडिटर, पिछले मंथ की सैलरी और इस मंथ की सैलरी को कंपेयर करने के बाद। अब अल्टरेशन इन अमाउंट ऑफ डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस, लोन, फाइन, फंड, इंश्योरेंस, टीडीएस एक्सेट्रा। अब हमारे एम्प्लॉय हैं तो उनको बहुत सारे तरीके के सैलरी से डिडक्शन किए जाते हैं, लाइक अगर उन्होंने एडवांस ले रखा है उसका, कोई लोन ले रखा है उसका, कुछ फाइन कटा है, कुछ फंड्स हैं, कुछ इंश्योरेंस है, टीडीएस है, ये सारे डिडक्शन अगर किए गए हैं तो उन डिडक्शन के अमाउंट को अच्छे तरीके से चेक करता है कि सही डिडक्शन किया गया है उनके सैलरी से या नहीं किया गया है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस, वाउचिंग ऑफ वेजेस जो आप पे कर रहे हो उनको ऑडिटर करता है, तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखता है और ये कोशिश करता है कि किसी तरीके का मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ना हो। तो सबसे पहले चेक करता है ऑडिटर कि यहाँ पे वेजेस के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है कि नहीं। सबसे पहले हमेशा ऑडिटर इन सब चीजों पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे रिलाई करता है। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट ऑफ वेज एट हायर रेट देन अलाउड। ऐसा तो नहीं है कि जितना अलाउ किया गया है उससे हायर रेट ऑफ वेज आप पे कर रहे हो, इसको चेक करता है। जितना अलाउड है उतना ही कर रहे हो कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेमेंट शोज टू एक्स वर्कर्स इन द करंट मंथ। ऐसा तो नहीं है कि जो एम्प्लॉय आपके यहाँ से काम छोड़ करके जा चुके हैं उनको भी आप करंट मंथ में उनको वेज पे करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो करंट में एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं करंट मंथ में उन्हीं का पेमेंट शो हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने की कोशिश करता है। लोअर और नन डिडक्शन ऑफ एडवांस और अदर डिडक्शन ड्यू, और ये देखना है कि डिडक्शंस वगैरह जो हुए हैं वो सही तरीके से हुए हैं कि नहीं, चाहे एडवांस दिया गया हो या किसी भी तरीके का जो डिडक्शन वगैरह है अगर वो ड्यू है तो उसका सेटलमेंट सही तरीके से हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई काल्पनिक वर्कर बना करके आप उनको पेमेंट कर रहे हो। बहुत बार ऐसा फर्जीवाड़ा होता है कि जो वर्कर होते भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको भी पेमेंट दिखा करके कैश का मिस एप्रोप्रिएशन किया जाता है, तो ये भी ऑडिटर चेक करता है। पेमेंट टू वर्कर हु वेयर एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, अगर जो लोग एब्सेंट हैं उनकी पेमेंट तो आप नहीं शो कर रहे, ये भी चेक करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अटेंडेंस रजिस्टर इसीलिए वो मांगा था। वेज शीट शुड बी कंपेयर्ड विथ वेज रजिस्टर, वेज शीट को वेज रजिस्टर से कंपेयर किया जाएगा कि दोनों के जो बैलेंसेस हैं, जो दोनों का अमाउंट दिख रहा है वो टैली कर रहा है या नहीं कर रहा। करंट मंथ के वेज को लास्ट मंथ के वेज से कंपेयर किया जाएगा, और अगर किसी तरीके का एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज दिखाई देता है तो उसके रिगार्डिंग वेरिफिकेशन किया जाएगा कि ऐसा एबनॉर्मल चेंज क्यों दिखाई दे रहा है। उसके बाद कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं, जो डेली बेसिस पे मजदूर होते हैं, उनके रिगार्डिंग जो पेमेंट होगा उनका डिटेल वेरिफिकेशन किया जाएगा कि सही पेमेंट मेथड है कि नहीं, कोई फिक्टिशियस एंट्री तो नहीं दिखाई दे रही है, ये सब कुछ देखा जाएगा। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अनपेड वेजेस। अब अनपेड वेजेस जो हैं, जो पे नहीं हो पाए हैं या नहीं हुए हैं, उनके रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, उसको बहुत अच्छे से वेरीफाई किया जाएगा और उनकी वाउचिंग की जाएगी। ये ऑडिटर बड़े आराम से करता है। नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने पैसे दिए हैं किसी प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए तो ऑडिटर इस पे क्या क्या अटेंशन, कौन कौन से पॉइंट पे मेन अटेंशन रखेगा। तो सबसे पहले परचेज का इनवॉइस आपसे मांगेगा। अगर आपने मशीनरी खरीदी है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास उसका इनवॉइस होना चाहिए, वो इनवॉइस चेक करेगा। उसके बाद फ्राइट इनवर्ड चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इरेक्शन एंड कमीशनिंग चार्जेस शुड बी कैपिटलाइज्ड। ये देखेगा कि आपको उस मशीनरी को अपने प्लांट में लाने में, उसको इंस्टॉल कराने में, सारे चीजों का जो एक्सपेंस है वो आपसे चेक करेगा कि आपने कितना पे किया। लाइक
कैरेज में कितना लगा, इंस्टॉलेशन का कितना लगा, और कुछ अगर कमीशन चार्ज किया गया है तो कमीशन कितना लगा, इन सारे चीजों का ब्यौरा आपसे मांगा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मांगा जाएगा ऑडिटर के द्वारा। एक्साइज ड्यूटी अगर लगी है तो एक्साइज रूल के अकॉर्डिंग आप एक्साइज ड्यूटी वहां पे ट्रीट कर रहे हो कि नहीं, ये भी ऑडिटर चेक करेगा। नेक्स्ट है, अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है तो उसके रिगार्डिंग आपसे वाउचर्स मांगे जाएंगे। और क्या है, अगर आपने लीज पे ले रखा है तो लीज के रिगार्डिंग आपका अग्रीमेंट मांगा जाएगा कि लीज एग्रीमेंट आप दिखाओ। अगर आपने परचेज किया है तो परचेज एग्रीमेंट दिखाने को आपको कहा जाएगा कि हाँ आपने लैंड खरीदा, कहाँ खरीदा, किससे खरीदा, कितने में खरीदा, किस डेट में खरीदा, यही सब जानने के लिए वो एग्रीमेंट देखता है जो ऑडिटर होता है। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट जो है, जो आपने पेमेंट किया है वो एज पर योर एग्रीमेंट किया है कि नहीं, एग्रीमेंट के टर्म के अनुसार आपने पेमेंट किया है कि नहीं, इसको ऑडिटर चेक करता है। सारे एक्सपेंसेस जो किसी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को या फिर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी को लाने में आपके खर्च हुए हैं, उन सारे एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग आपसे वाउचर मांगेगा कि आपके पास वाउचर अवेलेबल है कि नहीं, जितने भी खर्चे हुए हैं, जितने भी लीगल खर्चे हुए हैं, जितने भी उस प्रॉपर्टी को ओन करने में खर्च हुआ है, वो सबका वाउचर आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, उसको चेक करेगा। ऑडिटर शुड स्टडी द कन्वेंस डीड इन केस प्रॉपर्टी इज परचेज अंडर फ्री होल्ड बेसिस। देखिए, प्रॉपर्टी बेसिकली दो तरीके का होता है, एक फ्री होल्ड होता है, एक लीज होल्ड होता है। फ्री होल्ड मतलब आपने कंप्लीटली परचेज कर ली, अब ओनरशिप टाइटल सब कुछ आपके नाम पे है, और लीज होल्ड का मतलब आपने प्रॉपर्टी को लीज पे ले रखी है कुछ स्पेसिफिक टाइम अमाउंट के, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ पैसे दे करके, ठीक है। तो अगर फ्री आपका प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तो ऑडिटर डीड चेक करेगा कि डीड में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, कौन कौन से टर्म्स को फॉलो करके कितने में आपने इस प्रॉपर्टी को ओन किया है, वो देखेगा। अगर लीज पे भी लिया है तो आपके टर्म्स ऑफ डीड को देखेगा, मतलब कि डीड में कितने टाइम के लिए आपने लीज में लिया है, कितने पैसे दोगे लीज के, उन सबको अच्छे से चेक करेगा। और आपने ये पेमेंट किया है कि नहीं, उसके चेक करने के रिगार्डिंग ऑडिटर क्या करता है, रिसिट को चेक करता है और डीड को चेक करता है। डीड के अनुसार आपने पैसे दिए हैं कि नहीं, रिसिट में वही अमाउंट दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस चीज को ऑडिटर बड़े अच्छे से वेरीफाई करता है। नेक्स्ट होता है रेंट पेड। अगर आपने रेंट पे किया है तो उसका कैसे वाउचिंग होगा, उसका कैसे वेरिफिकेशन होगा कि आपने रेंट पे किया है और सही अमाउंट ऑफ रेंट पे किया है। तो सबसे पहले ऑडिटर देखेगा रेंट डीड। रेंट डीड मतलब आपने रेंट पे लिया है किसी चीज को, तो आपने एग्रीमेंट कराया होगा, उस एग्रीमेंट को देखेगा कि कितना रेंट देना चाहिए था, किसको देना था, किस डे देना था, वो सब कुछ सही है कि नहीं। देन आफ्टर अगर आपने रेंट दिया होगा तो लैंडलॉर्ड ने आपको रिसिट इशू किया होगा, उस रिसिट को ऑडिटर चेक करेगा। देन आफ्टर अनपेड रेंट है अगर एंड ऑफ द ईयर में, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी के पास क्या क्या प्रोविजन है और प्रोविजन को फॉलो कर रहा है कंपनी या नहीं, इसको हमारा ऑडिटर चेक करेगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने कंपनी के रिगार्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो इसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, इसको कैसे चेक किया जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगा उसको अच्छे से स्टडी करेगा हमारा ऑडिटर कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कितने का हमारा इंस्टॉलमेंट लगेगा, कितने का हमको प्रीमियम देना है, ये सब कुछ अच्छे से स्टडी करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी को। और अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है तो ऑब्वियस बात है कि आपने उसका पेमेंट किया होगा, तो आपको कंपनी की तरफ से रिसिट मिला होगा, उस रिसिट को ऑडिटर चेक करेगा। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी ऑफिशियल ऑफ द कंपनी। इंश्योरेंस प्रीमियम किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कंपनी के रिगार्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम आप भर रहे हो तो ही ये कंपनी के पैसे से दिया जाएगा, इसको भी ऑडिटर चेक करेगा, कहीं कोई ऑफिशियल के लिए तो ये प्रीमियम नहीं दिया जा रहा। नेक्स्ट क्या है, इनकम टैक्स जो आप पे कर रहे हो उसको कैसे वेरीफाई करेगा। तो सबसे पहले एडवांस टैक्स चालान को ऑडिटर वेरीफाई करेगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स चालान को वेरीफाई करेगा, देन इनकम टैक्स डिमांड नोटिस, जो डिमांड आपके पास इनकम टैक्स का आया है वो चेक करेगा, फिर असेसमेंट ऑर्डर को चेक करेगा, और इन सब को चेक करने के बाद ये डिटरमाइन करेगा कि आपने जो पेमेंट किया है वो सही किया है, एज पर द डिमांड किया है या नहीं। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किस तरीके से ऑडिटर वेरीफाई करेगा, तो रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी देखेगा, किस रेट में मांगा जा रहा है। एक्साइज रिकॉर्ड एंड सेल इनवॉइस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, जो भी एक्साइज रिकॉर्ड अभी तक के आपके रहे हैं, जो भी आपने पेमेंट्स वगैरह किए हैं, और जो भी सेल्स इनवॉइस है उसको चेक करेगा और ये वेरीफाई करेगा कि आपने सही एक्साइज ड्यूटी पे करी है या नहीं की है। नेक्स्ट है कमीशन ऑन सेल। ठीक है, अगर आपने सेल पे कोई कमीशन दिया है
अगर आपने कोई सेल करा है और उस पर किसी को कमीशन पे किया है, उसके रिगार्डिंग जो वाउचिंग होगी वो कैसे होगी देखिए। तो सेल अगर किया होगा तभी तो आप कमीशन दोगे ना, तो जिस सेल के रिगार्डिंग आपने कमीशन दिया है उस सेल का एग्रीमेंट ऑडिटर चेक करेगा। उसके बाद रेट ऑफ कमीशन को चेक करेगा कि आपने कितना % कमीशन दिया है सेल पे। उसके बाद जो कमीशन आपने कैलकुलेट किया है सेल वाले कमीशन को, जैसे जिस तरीके से आपने कैलकुलेट किया है उस कैलकुलेशन को आपका ऑडिटर देखेगा कि आपने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं। और अगर आपने एजेंट को पैसे दिए हैं तो एजेंट भी आपको रिसिप्ट देगा, उस कैश रिसिप्ट को देखेगा कि आपने एजेंट को वाकई पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। और बिजनेस के अंदर कमीशन पेबल के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं उनको आप फॉलो करके सारे काम कर रहे हो कि नहीं, इसको वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर फीस। अगर हमारा बिजनेस है, हमारी कंपनी है, तो हमारे डायरेक्टर होंगे, उनको जो आप फीस दे रहे हैं वो कैसे वेरीफाई करेगा ऑडिटर। देखिए, डायरेक्टर्स रिसीव फी फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। ऑब्वियस सी बात है, हमारे डायरेक्टर जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं उसके रिगार्डिंग उनको फीस देना पड़ता है। तो जो भी बोर्ड मीटिंग होगी उसका लिस्ट होगा, उसमें वो हमारे डायरेक्टर थे कि नहीं, अटेंड किए थे कि नहीं, उनका अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि जिस बोर्ड मीटिंग के लिए उनको पेमेंट दिया जा रहा है उसमें उनका अटेंडेंस था कि नहीं। नेक्स्ट क्या देखा जाएगा, वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट रिसीव ड्यूली एक्नॉलेज्ड बाय द डायरेक्टर। जो भी पेमेंट रिसीव हुआ है डायरेक्टर के द्वारा, उन्होंने उस रिसीविंग के बाद उसको अच्छे तरीके से एक्नॉलेज किया है कि नहीं, उसको चेक करेगा। मतलब पेमेंट अगर रिसीव हुआ है तो उसका एक्नॉलेजमेंट हुआ है कि नहीं, ये भी चेक करेगा हमारा ऑडिटर। अब देखिए, इन सारे चीजों को चेक करने के बाद एक चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो हमारा कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, उसका मेन फीचर कैसा होना चाहिए। मतलब एक बिजनेस के अंदर एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिगार्डिंग कैश ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला है, ऑल कैश रिसीव शुड बी अकाउंटेड फॉर इमीडिएटली। सबसे पहला चीज, एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिगार्डिंग कैश ट्रांजैक्शन का नियम है कि जो भी कैश रिसीव हुआ उनको तुरंत आप इमीडिएटली उनकी अकाउंटिंग कर दो। दूसरा क्या, ऑल रिसीव्ड चेक शुड बी क्रॉस्ड इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट। जैसे ही कैश रिसीव हुआ, जितने भी कैश रिसीव हुए, उसको रिसिप्ट करने के बाद ही आपने रिसीव किया, उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर दी, उसको इमीडिएटली क्रॉस कर दो ताकि फर्दर उसका यूज ना हो सके। कैश रिसिप्ट शुड बी इशूड टू डेटर्स एंड डेली रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट शुड बी डन वेयर द डेटर्स पे कैश ऑन डेली बेसिस। कैश रिसिप्ट आपको हर डेटर को इशू करनी है और डेली बेसिस पे आपको अकाउंट रिकॉन्सिलेशन करना है। ठीक है, ये चीज आपको डेली बेसिस पे करना है ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ऑल कैश रिसिप्ट शुड बी डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन डेली बेसिस। जितने भी कैश आप रिसीव करोगे उनको डेली बेसिस पे टाइम ओवर होने के बाद आप क्या करो, उनको बैंक में डिपॉजिट कर दो ताकि किसी तरीके का कोई फर्जीवाड़ ना हो। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। आपके बिजनेस के अंदर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रेगुलर बेसिस पे प्रिपेयर होना चाहिए ताकि किसी तरीके का कोई मिसमैच ना हो। पेमेंट अदर देन पेटी पेमेंट शुड बी डन थ्रू क्रॉस चेक। अदर देन पेटी कैश के जो पेमेंट्स होते हैं उनके अलावा जितने भी आपको पेमेंट्स करने हैं वो क्रॉस चेक के बेसिस पे आप करिए ताकि किसी तरीके की कोई धांधली ना हो सके। कैश रिसिप्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर एवरी कैश पेमेंट टू क्रेडिटर। अगर आपने जो भी पेमेंट किया है क्रेडिटर को या फिर किसी को भी अगर आपने पेमेंट किया है तो आप कैश रिसिप्ट जरूर लें ताकि आपके पास वाउचर रहे, ताकि आप उसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर सकें और बाद में ऑडिटर उसको अच्छे से चेक कर सके। नेक्स्ट है हमारा, कैश एक्सपेंसेस शुड बी ड्यूली सपोर्टेड बाय प्रॉपर एंड जेन्युइन बिल और वाउचर। जितने भी कैश एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, आप जो भी पेमेंट करो, जो भी चीजें रिसीव करो, उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर और जेन्युइन वाउचर आपके पास होना चाहिए, ये प्रूफ के लिए कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हैपन हुआ था और आपके पास ये एक एविडेंस के तौर पे रहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।